नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अर्थशास्त्र की बात हम कर रहे थे और अर्थशास्त्र में 12वीं क्लास के चैप्टर नंबर 1, थोड़ा सा कलर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ क्योंकि आपको दिखे। चैप्टर नंबर 1 अर्थशास्त्र में आलेख, उसकी हमने चर्चा की थी। किस प्रकार से एग्ज़ाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और बोर्ड के लिए जैसे 8 मार्क्स का ये पूरा का पूरा चैप्टर है। और आकृति के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ली थी। आज हम बात करेंगे आलेख के बारे में और किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं आलेख को लेके, इन सब की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल हमने बात की थी आकृति की, तो आज हम बात करेंगे आलेख की। आलेख की बात की जाए तो आपको पता है कि आकृति किस प्रकार से बनाई जा रही थी। उसमें कोई भी निश्चित आकार फिक्स नहीं होता। आकृति किसी भी प्रकार से बनाई जाती है, चाहे वो सर्कल हो सकती है, वो ट्रायंगल हो सकती है, वो स्क्वायर हो सकती है, वो किसी भी प्रकार से बनाई जाती है। परंतु जो आलेख होता है, आलेख वो स्तंभ के माध्यम से और ग्राफ पेपर पे बनाया जाता है। ये तो आप बचपन से सीखते आ रहे हो। ग्राफ पेपर पे स्तंभ के माध्यम से निश्चित माप पे बिंदु लगाकर इस प्रकार से आलेख बनाए जाते हैं। तो आलेख के बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आलेख की परिभाषा की बात करें तो आकृति की परिभाषा के अनुसार ही आलेख की परिभाषा भी लगभग समान ही है। आलेख भी अवलोकित जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व करता है, यानी हम जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसको एक चित्र में रख कर आलेख बनाते हैं। यानी मान लीजिए आपको कोई जानकारी दी हो कि इस वर्ष कुछ आंकड़े आपको दे दिए हो और उस वर्ष पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या दे दी, तो इस प्रकार की अवलोकित जानकारी आपको दे दी जाती है। जब अवलोकित जानकारी आपको दे दी जाती है तो उन अवलोकित जानकारियों का आप उपयोग करते हो और एक चित्र बनाते हो जो उनका प्रतिनिधित्व करता है। यानी वो बताता है कि ये अवलोकित जानकारी हमारे पास थी भैया और इसमें से हमने ये चित्र बनाया है, तो उसे कहते हैं आलेख। चित्र और आलेख की परिभाषा सेम है, कोई भी अंतर इसमें नहीं है। तो आलेख के विषय में आपसे सवाल पूछा जाता है कि आलेख की परिभाषा दीजिए और आलेख को थोड़ा समझाइए। 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है और 2 नंबर में भी कई बार मैक्सिमम टाइम 2 नंबर में ये सवाल पूछा ही जाता है। तो चलिए आलेख के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहला मुद्दा जो है, आलेख के लिए उपयोग में ली गई जानकारी स्वयं स्पष्ट नहीं होती। आपको वो ये नहीं बता देंगे कि भैया ये लीजिए जानकारी, ऐसा ऐसा बनाना है और आलेख बन गया। आलेख में आपको आंकड़ा की जानकारी दी जाती है, उसे आपको शब्दों में परिवर्तन करना होता है, बिंदुओं को ढूंढना पड़ता है, स्तंभ की लंबाई चौड़ाइयों का ध्यान रखना पड़ता है और दी गई जानकारी को स्पष्ट रूप से बनाकर फिर आलेख बनाया जाता है। यानी जो आपको जानकारी दी जाती है वह स्वयं स्पष्ट नहीं होती, उसे स्पष्ट करना पड़ता है। इतनी एक पहला मुद्दा आपको समझ में आया। दूसरा जो मुद्दा है, जब जानकारी को सतत आवृत्ति में दर्शाना हो तो आलेख बनाया जाता है। सतत आवृत्ति में जब दर्शाया हो तब आलेख बनाया जाता है। एक बार फिर से मैं आपको दोहराना चाहता हूँ कि जब सतत आवृत्ति दी हो, यानी कि कुछ इस प्रकार की आवृत्ति दी हो, सतत चलती जा रही आवृत्ति हो, जो भिन्न टुकड़ों में ना बटी हो, परंतु लगातार आपको जानकारी मिल रही हो कि पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, इस प्रकार से जानकारी दी हो, एक निश्चित अंतराल अनुसार सतत आवृत्ति आपको दी हो। आवृत्ति के बारे में आपने 11वीं कक्षा के स्टेट में काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा। सतत आवृत्ति जब दी जाती हो तब आलेख का उपयोग किया जाता है। 1 लाइनर में क्वेश्चन आता है कि आप आलेख कब बनाते हो? जब आपको सतत आवृत्ति में जानकारी दी हो तब आप आलेख बनाते हो। अगले मुद्दे की तरफ हम बढ़ेंगे और अगला मुद्दा है, आलेख बनाने एवं समझाने के लिए सांख्यिकी जानकारी ज्ञान आवश्यक होता है। स्टैटिस्टिक का की जानकारी आपको होना अति आवश्यक है। यदि आपको आलेख बनाना हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि आलेख ग्राफ पेपर में बनता है, आलेख अक्षों
देशांतर और अक्षांतर रेखा में बनता है। ये है अक्षांतर रेखा और ये है देशांतर रेखा। यह सारी स्टैटिस्टिक की जानकारी जब आपके पास होती है, किस प्रकार से कितने सेंटीमीटर पे आपको एक्स अक्ष लेना है, वाई अक्ष लेना है, स्तंभ की चौड़ाई, स्तंभ की लंबाई किस प्रकार से रखनी है, ये सारा का सारा ज्ञान जब आपके पास होता है तब और तभी आप आलेख बनाते हो, तभी आप आलेख समझ पाते हो, तभी आप आलेख को समझा पाते हो, जब आपके पास संख्या की जानकारी। ये था तीसरा मुद्दा। और चलिए अब चौथे मुद्दे की बात करें तो एक्स और वाई अक्ष पर बनाए गए चतुर्थांशों में से एक या अधिक चतुर्थांशों पर आलेख व्याप हो सकता है। तो अब ये चतुर्थांश होते क्या है, आप जैसे कि आपने ग्राफ पेपर देखा होगा तो इस प्रकार से कुछ 4 चतुर्थांश हम बना देते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ ए बी सी और डी, यहाँ होता है शून्य अक्ष, ये एक्स रेखा और वाई रेखा। इस प्रकार के आलेख हम बचपन से सीखते आए हो। तो आलेख इन चारों में से किसी पे भी हम बना सकते हैं। जैसे कि अभी आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल में जो स्कोर कार्ड होता है, अंत में जो आलेख आपको दिखते हैं वो इस रेखा पर बनाए गए दिखाई देते हैं। इस रेखा पर कुछ इस प्रकार से ओवर अनुसार आपको आलेख देखने को मिलते हैं। कुछ इस प्रकार से आलेख देखने को आपको मिलते हैं। आईपीएल तो आप सब देख ही रहे होंगे और किस प्रकार से उसमें आलेख का उपयोग हो रहा है यह भी आपने देखा होगा। यानी एक्स और वाई अक्ष पर बनाए गए चतुर्थांशों में से कोई भी एक या एक से अधिक चतुर्थांशों पे यह बनता है। यह 4 हिस्सों को चतुर्थांश कहते हैं। अगले मुद्दे की तरफ यदि बढ़े तो निश्चित स्केल माप के बिना आलेख बनना असंभव है। निश्चित स्केल माप, भैया अगर आपको स्तंभ की चौड़ाई कितनी सेंटीमीटर रखना है, यदि यह आपको पता नहीं है, निश्चित स्केल माप यदि आपको पता नहीं है तो वो आप आलेख बना ही नहीं सकते। असंभव है आलेख बनाना, और यदि आपने बना लिया है तो वह मात्र और मात्र गलत आलेख आपने बनाया है। तो निश्चित स्केल माप के बिना यह बनाना असंभव है। अगर यदि आपको आलेख में जानकारी दर्शानी है तो निश्चित स्केल माप आपके पास होना अति आवश्यक है। आलेख ग्राफ पेपर पर बनाया जाता है। कॉमन सी बात है दोस्तों, आलेख कहाँ बनाया जाता है? ग्राफ पेपर पे बनाया जाता है। ग्राफ पेपर कैसा होता है यह बताना अब मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूर है, क्योंकि आप काफ़ी समझदार और आपको अच्छी तरह से पता होता है कि ग्राफ पेपर क्या है और सिर्फ ग्राफ पेपर पे ही आलेख बनाया जाता है। आलेख का उपयोग संशोधनकर्ता द्वारा उच्च शिक्षा से अधिक किया जाता है। आलेख का उपयोग संशोधनकर्ता यानी जो अर्थशास्त्री होते हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री होते हैं, गणित शास्त्री होते हैं, विज्ञान शास्त्री होते हैं, वो कुछ ऐसी जानकारियों को बताने के लिए आलेख का उपयोग करते हैं जो आम मनुष्य नहीं समझ पाता। जिन्हें सांख्यिकी की जानकारी होती है वही उन्हें समझ पाता है। यानी जो संशोधन करता होते हैं वही इसका अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। तो कहा गया है कि आलेख का उपयोग संशोधनकर्ता द्वारा उच्च शिक्षा में अधिक किया जाता है। चलिए अगला मुद्दा हम पढ़ते हैं। सामान्य प्रजा को जानकारी देने के लिए आलेख का उपयोग नहीं किया जाता। भैया सामान्य प्रजा को जब पता ही नहीं है कि आलेख होता क्या है, आलेख का उपयोग कैसे होता है, आलेख को समझा कैसे जाता है, तो ऐसी जानकारी देने के लिए आलेख का उपयोग नहीं होता। अब आपने देखा होगा आईपीएल में आलेख का उपयोग करते हैं। आलेख का उपयोग ओवर अनुसार बताने के लिए करते हैं कि हाँ आम इंसान को आसानी से समझ में आ जाए, ऐसी जानकारी आप आलेख में दे सकते हो। पर ऐसी जानकारी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो और आम इंसान इसे समझ ही नहीं पाता, तो सामान्य प्रजा को जानकारी देने के लिए आलेख का उपयोग कभी भी नहीं होता। तो यह था आलेख। कुछ मुद्दे हमने पढ़े, एक बार फिर से इन मुद्दे को मैं दोहरा देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। आलेख यानी अवलोकित जानकारी का चित्रों द्वारा प्रतिनिधित्व। आलेख के लिए उपयोग में ली गई जानकारी स्वयं स्पष्ट नहीं होती, यह तो आपको पता ही है। अगला मुद्दा है जब जानकारी को सतत आवृत्ति में दर्शाना होता हो तब आलेख बनाया जाता है। उसके बाद जो मुद्दा है, आलेख बनाने एवं समझाने के लिए संख्या की जानकारी का ज्ञान आवश्यक होता है। यदि आपके पास ज्ञान नहीं तो आलेख बनाने की ज़रूरत भी आप नहीं कर सकते। एक्स और वाई अक्ष पर बनाए गए चतुर्थांशों में से एक या अधिक चतुर्थांश यानी कुछ इस प्रकार में से या तो यहाँ कहीं भी आप
एक या उससे अधिक चतुर्थांशों पे ये आलेख बनाया जाता है। उसके बाद वाला निश्चित स्केल माप बहुत आवश्यक होता है। आप कोई स्तंभ आप पतला बना देते हो, कोई स्तंभ मोटा बना देते हो, किसी को निमोनिया कर देते हो, कोई पोलियो, या फिर किसी को हाथी पक्का यानी छोटा बड़ा बना देते हो, तो यह आलेख अमान्य माना जाता है। एक निश्चित स्केल माप होना ज़रूरी होता है मेरे दोस्तों। और आलेख कहाँ बनता है आपको पता ही है, ग्राफ पेपर पे बनता है। उसके बाद इसका उपयोग कौन करता है, तो संशोधनकर्ता करता है। इसमें उच्च शिक्षा का ज्ञान देने में। सामान्य प्रजा क्या ज़रूरत है, सामान्य प्रजा अपनी मौज में, उन्हें आलेख से कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से आलेख का उपयोग सामान्य प्रजा में जानकारी देने के लिए नहीं किया जाता। चलिए ये था आलेख। अब आगे देखते हैं। आगे आलेख का एक चित्र मैंने आपके सामने रखा है कि किस प्रकार आलेख का उपयोग जानकारी देने के लिए किया जाता है। कुछ महीने यहाँ पे दिए गए हैं और उन महीनों में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या यहाँ पे दी गई है। अर्थात कि जनवरी फरवरी महीने में 35 बच्चों ने जन्म लिया। इस कारण इस आलेख को यहाँ तक बनाया गया है। इस प्रकार आलेख बनाए जाते हैं और इस प्रकार आलेख समझाए जाते हैं। परीक्षा में आलेख बनाना आपसे पूछा जाएगा और इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। पर जब यह सवाल शुरू हो गए, आलेख पूर्ण रूप से विस्तृत रूप से हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो एक एक चीज़ मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। और अब दूसरा मार्च और अप्रैल में 60 बच्चे, 65 बच्चे हुए जून जुलाई में। इस प्रकार अन्य 3 महीनों में भी कितने बच्चों का जन्म हुआ वो दर्शाने के लिए ये आलेख का उपयोग किया गया है। तो इस प्रकार आलेख होता है। निश्चित स्केल माप होता है बच्चों, ये निश्चित स्केल माप है। चौड़ाई निश्चित होती है, ऐसा नहीं है कि किसी को हाथी पग्गा हो गया और किसी को पोलियो हो गया तो वो पतला रह गया और वो एक मोटा हो गया, ऐसा नहीं होता। निश्चित स्केल माप का उपयोग किया जाता है। किसी एक चतुर्थांश में ये बनाया गया है। ये रही आपकी वाई अक्ष, ये एक अक्ष, ये शून्य, और ये एक चतुर्थांश है जहाँ पे ये बनाया गया है। समझ में आया मित्रों? चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक सतत आवृत्ति के लिए ये बनाया जाता है। ये है एक सतत आवृत्ति। तो असतत आवृत्ति का उदाहरण और सतत आवृत्ति का उदाहरण यहाँ आपको दिया गया है। सबसे पहले तो असतत आवृत्ति का उदाहरण अच्छी तरह से आप जानते हो, मुझे समझाने की भी आवश्यकता नहीं है कि असतत आवृत्ति क्या होती है। देखिए यह होती है आवृत्ति। अब यहाँ पे 1 है, 2 है, 5 है, 7 है, 10 है, कोई लेना देना ठिकाना नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई भी नंबर कहीं पे भी घुस रहा है, इसे कहते हैं असतत आवृत्ति। कोई भी नंबर कभी भी अपनी इच्छा अनुसार कहीं पे भी रख दिया जाता है, इसे कहते हैं असतत आवृत्ति। और जहाँ पे सतत आवृत्ति की बात करें तो एक डिसिप्लिन होता है। संख्या एक के बाद एक ही आती है। जैसे 10,000 है तो 20,000 आया, फिर 20,000 30,000 आया, फिर एक निश्चित वे में ये चलता है। ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी संख्या कहीं पे भी रख दो और यह आवृत्ति बन जाए। यानी अगर कोई भी संख्या कहीं पे भी आपको दिख जाए तो वह असतत आवृत्ति है, और एक लय में संख्याएं चल रही है तो वह सतत आवृत्ति है। इसके बाद जो अगला मुद्दा है वह यह है कि अर्थशास्त्र में आलेख और आकृति बना तो लेते हम, पर उसका महत्व क्या है, कि किन महत्वों को देखते हुए हम आलेख और आकृतियों का उपयोग करते हैं और आलेख और आकृति बनाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सवाल है। 3 मार्क्स पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इस वर्ष इस सवाल के आने की संभावना काफ़ी अधिक हो चुकी है, क्योंकि आपका वृत्तांश वाला जो क्वेश्चन है वो हटा दिया गया है। तो इन सारे जगहों से सवाल पूछने की संभावना बहुत अधिक हो गई है। तो क्या महत्व है, एक के बाद एक महत्व हम समझेंगे। आलेख और आकृति का महत्व। सामान्य रूप से कठिन एवं अटपटी लगने वाली अर्थशास्त्र का अध्ययन आकृति द्वारा सरल बनाने और आलेख द्वारा अधिक स्पष्ट बनाने में किया जाता है। अब आपको ऐसा कोई बोल दे कि भैया यह विस्तार है और जैसे कि कोई विभाग है, वहाँ पे 4 और विभाग इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, यानी बिल्कुल अटपटी जानकारी दे रहे हैं, आपको लिख लिख के बता रहे
कि स्वास्थ्य विभाग में इतने डॉक्टर हैं, इतनी नर्सेस है, इस प्रकार से सरकार इसमें कार्य कर रही है, क्या कुछ समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। परंतु जब एक आकृति बना दी जाती है, यह है स्वास्थ्य विभाग और उसमें ये 2 डॉक्टर है, कुछ नर्सें हैं और कुछ मैनेजर्स हैं, इस प्रकार से आपको एक आकृति के रूप में जब समझा दिया जाता है तो अटपटी जानकारी आपको सरलता से समझ में आ जाती है। उसी प्रकार आलेख की बात करें तो कोई आपको बोल दे कि इस वर्ष इतना मुनाफा हुआ, इस वर्ष इतना मुनाफा हुआ, इस वर्ष कम हुआ, इस वर्ष अधिक हुआ, क्यों सुनना है? ये अटपटी जानकारी, कठिन जानकारी क्यों हमारे दिमाग में डाली जाए? परंतु जब आपको कोई इस प्रकार से बता दे कि 2020 में, 2021 में, 2022 में, हालांकि अभी आया तो नहीं है, एक उदाहरण के रूप में हम बात कर रहे हैं कि 10,000 का फ़ायदा हुआ, फिर 20,000 का फ़ायदा हुआ, इस वर्ष 5,000 का फ़ायदा हुआ, तो आपको पता चलता है कि कितनी सरलता से हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं। तो सामान्य रूप से कठिन एवं अटपटी लगने वाली अर्थशास्त्र का अध्ययन आकृति द्वारा सरल बनाया जाता है और आलेख द्वारा अधिक स्पष्ट बनाया जाता है। अगला जो मुद्दा है वो है अर्थशास्त्र में आए हुए कई तत्वों के अलग अलग वर्षों के रुझानों को सरलता से एक ही आकृति अथवा एक ही आलेख में बना दिया जाता है। अब आपको कोई ऐसा बोले कि भैया 2005 में इसकी कीमत 2200 रुपये थी, 2006 में इसकी कीमत 2300 रुपये हो गई, 2007 में इसकी कीमत और घट गई, 2008 में बढ़ गई, 2009 में बढ़ गई। क्यों दिमाग ख़राब कर रहे हो भैया? क्यों इतनी सारी जानकारी पेपर में लिख लिख के बता रहे हो, जबकि हम एक कागज़ पे चित्र बना सकते। 2008 भैया इसकी कीमत थी 2200 रुपये, 2009 कम हो गई, 2300 हो गई। पता चल रहा है? कुछ लिखने की ज़रूरत है? कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी अलग अलग वर्षों के रुझान, अलग अलग वर्षों की जानकारी हमको दी है, उसे हमने एक चित्र, एक आलेख में, एक ही कागज़ में बता दिया और सरलता से हमने इसको बता दिया। इसका एक महत्व है कि हम आलेख को आराम से बना के, एक कागज़ में बना के काफ़ी सारे वर्षों की जानकारी दे सकते हैं। अगला जो मुद्दा है अर्थतंत्र के विविध क्षेत्रों में हुए परिवर्तनों को आसानी से समझा जा सकता है। वापस एक यही मुद्दा वापस रिपीट हुआ है कि आपको अगर जानकारी दे दे कागज़ में लिख के कि भैया चिकित्सा विभाग में यह परिवर्तन हुआ, इस वर्ष इतना फ़ायदा हुआ, यह टेक्नोलॉजी की यह चीज़ें, इस वर्ष ये आंकड़े, बहुत सारी चीज़ें आपको बोली जाए, सुनाई जाए, दिमाग ख़राब कर दिया जाए, आपको क्या समझोगे? आज कुछ भी नहीं समझोगे। परंतु एक आकृति द्वारा, एक आलेख द्वारा आपको बता दिया जाए कि भैया इस वर्ष इतनी चीज़ें खरीदी थी, इस वर्ष इतनी चीज़ें खरीदी है, अगले वर्ष इतनी चीज़ें खरीदेंगे, या इस विभाग में इतना मुनाफा हुआ, इस प्रकार का पोषण है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। चित्र देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ आकृति इस प्रकार बनी है तो इतना फ़ायदा हुआ है, ये हुआ है, सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अर्थतंत्र में विविध क्षेत्रों में हुए परिवर्तनों को आसानी से समझा जा सकता है, यह इसका एक महत्व है। अब अर्थतंत्र के कुछ तत्वों के लिए वर्ग, प्रदेश, क्षेत्र अथवा समय अवधि के बीच तुलना सरलता रूप से की जाती है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अगर आपको कोई बता दे कि जो हमारा चिकित्सा विभाग है उसको हमने इतनी जगह दी, और जो हमारा स्पोर्ट कोटा है, स्पोर्ट विभाग है, उसको हमने इतनी जगह दी, तो आप देख के पता चलता है कि चिकित्सा विभाग को अधिक स्थान, क्षेत्र, प्रदेश प्राप्त है, जबकि स्पोर्ट कोटा को कम प्राप्त है। आकृति की सहायता से आसानी से आपको पता चल गया। जो आलेख की बात करें तो इस वर्ष मुनाफे की बात करें, इस वर्ष इतना मुनाफा हुआ, अगले वर्ष इतना हुआ और इस वर्ष इतना हुआ, तो आपको तुरंत पता चलेगा कि हाँ मुनाफा इस प्रकार से हुआ। वहीं आपको लिख लिख के बता दे कि भैया ये हुआ, वो हुआ, फलाना ढिकना, इतना प्रदेश, क्या आएगा आपके दिमाग में? कुछ भी ना समझ पाओगे, ना समझा पाओगे। इस कारण अलग अलग वर्षों के रुझान सरलता से आकृति और आलेख में देखे जा सकते हैं। अर्थतंत्र के विविध क्षेत्रों के परिवर्तन आसानी से समझाए जा सकते हैं। प्रदेश और क्षेत्र की समय अवधि के बीच में तुलना भी की जाती है। पांचवा जो पॉइंट है अर्थशास्त्र की कुछ कठिन बातों को समझने एवं समझाने के लिए लिखने वाले और पढ़ने वाले के समय एवं शक्ति की बचत होती है, क्योंकि आकृति और आलेख द्वारा उनकी बातें स्पष्ट रूप से दिखाई जा सकती है। अब भैया जो अर्थशास्त्री होते हैं वो पूरे दिन इन्हीं में घुसे रहते हैं, और जो लिखने वाला होता है यानी जो आपको समझाना चाहता है उसकी शक्ति और समय एक आलेख और आकृति बनाकर बचाई जा सकती है।
समझाने वाले और समझने वाले दोनों की शक्तियों का शक्ति बचाई जा सकती है, समय बचाई जा सकती है, सरलता से चीज़ों को समझाई जा सकती है और स्पष्ट रूप से चीज़ों को समझाई जा सकती है। तो ये थे वो 5 पॉइंट। एक बार फिर से जल्दी से मैं आपके सामने इन 5 पॉइंट को पढ़ लेता हूँ। सामान्य रूप से कठिन एवं अटपटी लगने वाले अर्थशास्त्र अध्ययन आकृति द्वारा सरल बनता है और आलेख द्वारा स्पष्ट बनता है। अर्थशास्त्र में आए हुए कई तत्वों के अलग अलग वर्षों के रुझानों को सरलता से एक आकृति अथवा आलेख में देखा जा सकता है। अगला जो मुद्दा है, अर्थतंत्र के विविध क्षेत्रों में हुए परिवर्तनों को आसानी से समझा जा सकता है। तत्वों के लिए वर्ग, प्रदेश, क्षेत्र, समय अवधि के लिए तुलना सरलतापूर्वक की जा सकती है। समझने वाले समझाने वाले दोनों का समय बचता है और कम जगह पे अधिक जानकारी स्पष्ट रूप से दी जा सकती है। यह था महत्व। 3 अंक में पूछा जाता है, बहुत ही अच्छे पॉइंट है, आराम से आप इसे याद कर सकते हो। एक बार फिर से इसका रिवीजन करिएगा और अच्छे से इसे याद करिएगा। अगला जो एक और मुद्दा यहाँ पे है, इसमें महत्व में एक और आखिरी महत्व यहाँ पे, इसे भी हम पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। अर्थशास्त्र के कई कठिन सिद्धांत आकृति और आलेख की मदद से सरल बनाए जाते हैं। अर्थशास्त्र में कई सारे कठिन सिद्धांत होते हैं। उन सिद्धांतों में से अगर कुछ की चर्चा करें तो आय, मांग, पूर्ति, उत्पादन जैसे कई सारे कठिन सिद्धांत आपको इस वर्ष पढ़ने को भी मिलेंगे। और उन कठिन सिद्धांतों को सरलता से कैसे समझा जा सकता है? आलेख के द्वारा, कि भैया इस वर्ष मांग इतनी बड़ी, कम हुई, बड़ी, इस प्रकार से अब सारी की सारी जानकारी आराम से समझी जा सकती है। जैसे कि मांग और पूर्ति का विस्तार, संकुचन यानी बढ़ना और घटना, उसके मूल्य सापेक्ष आकृति द्वारा सरलता से बताई जा सकती है। समग्र लक्षी तत्वों में हुए रुझानों और सामयिक श्रेणी आलेख द्वारा स्पष्ट समझा जा सकता है। जिस प्रकार कृषि क्षेत्र में आने वाले अल्पकालीन और दीर्घकालीन आकस्मिक परिवर्तन अथवा किसी उद्योग में हुए नियमित परिवर्तन एवं रुझानों को सामयिक श्रेणी आलेख द्वारा जाना जाता है, और दीर्घकालीन अल्पकालीन परिवर्तनों को रुझान आलेख द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। यानी कई सारे रुझान, कई सारी जानकारी, कई सारे गिरावट, उठावट, इन सबको आप आकृति और आलेख के रूप में आराम से समझ सकते हो। तो ये थे 6 महत्व लिखने के आपको कुल मिलते हैं 3 अंक। अच्छे से इसे याद करिए और 3 अंक प्राप्त करिए। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट इस वर्ष पूछा जा सकता है, काफ़ी सारे चांस है और मुझे तो लगता है 100% ये पूछा ही जाएगा। 2 मार्क्स से 3 मार्क्स में कहीं पे भी ये पूछा जा सकता है। आकृति एवं आलेख बनाते समय क्या क्या ध्यान में रखना है, वो बातों की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे कि भैया क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखूँ कि मेरी आकृति आलेख गलत ना हो जाए। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। आकृति एवं आलेख के उद्देश्य विश्लेषण को सरल बनाते समय कुछ बातों का ध्यान में रखना आवश्यक होता है, ज़रूरी भी है। अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो उल्टा पुल्टा कुछ भी बना देंगे, कुछ भी समझा देंगे, लोगों का नुकसान करा देंगे, सरकार को गिरा भी देंगे, ऐसे भी लोग होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, आकृति और आलेख के प्रकार की पसंदगी और प्रस्तुतिकरण। के भैया आपको जो जानकारी दी है उसमें आकृति बनानी है, आलेख बनानी है। यदि आकृति बनानी है तो कौन सी आकृति बनानी है, और यदि आलेख बनाना है तो कौन सा आलेख बनाना है, इसकी पसंदगी आपको करनी आनी चाहिए। तो किसी भी चित्र को अधिक आकर्षण एवं प्रभावशाली बनाने के लिए उसके प्रकार की पसंदगी महत्वपूर्ण होती है। हाँ जी, अगर आपको सही से समझाना है तो सही चीज़ की पसंदगी भी आपको करनी पड़ेगी। उदाहरण स्वरूप कुछ जानकारी विभाज्य स्तंभाकृति या वृत्तांश आकृति दोनों के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। कुछ जानकारी होती है जो विभाज्य स्तंभाकृतियों या फिर वृत्तांश आकृति द्वारा सरलता से समझाई जा सकती है। परंतु दोनों में से कौन सी आकृति सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, उसे पसंद करना आवश्यक है। यही आपने पहले पॉइंट में सीखा कि आकृति और आलेख के प्रकार की पसंदगी और प्रस्तुतिकरण दोनों में से कौन सी चीज़ सबसे अधिक अच्छी लगेगी, वो चीज़ को चुनना और उस चीज़ को दर्शाना। यह था पहला मूल, यानी आकृति और आलेख के प्रकार की पसंदगी और प्रस्तुतिकरण। फिर स्पष्टता, भैया बताना क्या चाहते हो, चिन्ह भिन्न लगाया है कि नहीं, सही से पता तो चल रहा है क्या बनाया है। स्पष्टता अति आवश्यक होता है। यह चीज़
जब आकृति और आलेख आप बनाते हो ध्यान में रखना अति आवश्यक है स्पष्टता। चित्र का प्रस्तुतिकरण स्पष्ट एवं स्वच्छ होना चाहिए। अब आपको स्वच्छ तो रखना ही है, अगर आप उसमें खिचड़ी बना दोगे तो कोई भी उसे खाने वाला नहीं है। अधिक विभाजनों को अलग रंग या शेड द्वारा दर्शाया जाए तथा प्रत्येक विभाजन द्वारा व्यक्त हुए जानकारी का विवरण दर्शाया जाए। अब आपने एक आलेख बनाया, अब उसमें आप सर्दी भी सफ़ेद रंग से दर्शा रहे हो, गर्मी भी सफ़ेद और शीत ऋतु भी सफ़ेद, तो व्यक्ति को कैसे समझ में आएगा कि भैया आपने सर्दी दर्शाई है या आपने शीत ऋतु दर्शाई है, गर्मी दर्शाई है, क्या दर्शाई है। अगर आप इसमें कोई भी कलर या शेड का उपयोग कर देते हो, अगर आप इसमें कोई डिजाइन का उपयोग कर देते हो तो आप आराम से बता पाओगे। और यहाँ पे विवरण कर देते हो कि भैया जो मैंने चौकड़ी बनाई है वह शीत ऋतु के लिए है, जो मैंने गोले बनाई है वो गर्मी के लिए है, और जो भैया मैंने ये डिज़ाइन बनाई है वह ठंडी बारिश के ऋतु के लिए है। ऐसा आप स्पष्ट करोगे, स्वच्छता रहेगी। यह ध्यान रखने लायक सबसे ज़रूरी मुद्दा है। अगला जो मुद्दा है ध्यान रखने योग्य वो है निश्चित स्केल माप का होना। अब मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया था कि कोई अगर मोटा हो गया, कोई पतला हो गया, किसी को अधिक समोसे खिला दिए, कम समोसे खिला दिए, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे नहीं चलती। आपको निश्चित स्केल माप लेना अति आवश्यक है। संख्या के आधार पर आकृति आलेख का स्केल माप लेना चाहिए जिससे चित्र का आकार बना रहे। भैया किसी को लकड़ी और किसी को हाथी बना नहीं सकते आप, एक ही चौड़ाई होनी चाहिए, एक ही चौड़ाई। यह बात आपको ध्यान में रखना ही होगा। निश्चित स्केल माप लेना चाहिए और ऊंचाई भी 25 सेंटीमीटर तक हो उसमें भी आपको निश्चित स्केल माप लेना अति आवश्यक है। यह भी चीज़ ध्यान रखने योग्य है। अगला जो मुद्दा आपको बात की जाए चौथे नंबर के पॉइंट की, तो चित्र या आलेख के दोनों अक्ष पर विवरण स्पष्ट होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हो दोनों अक्ष यानी ये शून्य और ये y अक्ष और x अक्ष, तो इन दोनों अक्षों पे जो आप जानकारी देना चाहते हो स्पष्ट रूप से लिखी हुई होनी चाहिए। यहाँ कोई भी घपला नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। यह सबसे योग्य ध्यान रखने योग्य मुद्दा था। जो अगला जो मुद्दा है जो बनाते वक्त आपको ध्यान रखना हो, संख्या की जानकारी का स्रोत। आलेख या आकृति आलेख में जिस संख्या की जानकारी हेतु प्रस्तुत किया गया हो तो वह जानकारी और उसका स्रोत दर्शाने से आकृति आलेख विश्वसनीय बढ़ती है और वह चित्र अधिकृत बनता है। यानी संख्या के जानकारी के स्रोत आपके पास होने चाहिए और किस संख्या की जानकारी में से आपने आलेख बनाया है उसे प्रस्तुत करना आपको आना चाहिए। तो संख्या की जानकारी का स्रोत आपके पास होना चाहिए बनाते वक्त। सांख्यिकीय जानकारी गणना करने की रीत दर्शाइए। जब जानकारी स्वयं स्पष्ट न हो तो सांख्यिकी की मदद से उसे स्पष्ट किया जाता है तो और उससे के आधार पर चित्र बनाया जाता है। तो स्पष्टीकरण हेतु उपयोग में लिए गए संख्या के साधनों का संक्षिप्त विवरण दर्शाना आवश्यक है। जब आपके पास कोई ऐसी जानकारी दी हो आपके पास कोई ऐसी जानकारी दी हो जिसे सरल बनाने के लिए आप कोई फॉर्मूला का उपयोग करते हो तो वह फॉर्मूला आप आकृति या आलेख बनाते समय दर्शाइए, वह रीत दर्शाइए। यह एक और मुद्दा था जो आपको ध्यान में रखना था। यह थे कुल 6 मुद्दे जो आपको आकृति या आलेख बनाते समय ध्यान में रखने थे। जल्दी से एक बार इन्हें फिर से देख लेते हैं। आकृति और आलेख के प्रकार के पसंदगी और प्रस्तुतिकरण करना आपको आना चाहिए। स्पष्ट आकृति बनाइए, ज़्यादा खराब ना बनाइए, उसे स्वच्छ रखिए। स्केल माप होना बहुत अति आवश्यक है। आलेख के दोनों अक्षों पर विवरण दर्शाइए। संख्या की जानकारी का स्रोत आपके पास होना चाहिए और उस स्रोत को जब आप सरल गणना करें तो उस रीत को दर्शाना ना भूलें। तो यह था आज का लेक्चर। आशा है आपको पसंद आएगा और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, आगे की चर्चा बाद में करेंगे। धन्यवाद।